गांव वाली वीएस शहरी बहू की पार्टी ड्रेस स्टोरी। सुजाता एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, जहां हर दिन का काम समय से किया जाता था और घर के कामों में ही सबका ध्यान रहता था। वह अपने परिवार के साथ खेतों में काम करती, मवेशियों को चराती और घर के हर कोने को संजोती थी। उसका पहनावा भी बहुत साधारण होता था, सलवार कुर्ता या साड़ी ही उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। गांव की परंपराओं और संस्कृतियों को लेकर वह काफी गर्व महसूस करती थी। घर में सास बहू के रिश्ते को लेकर भी उसने हमेशा पारंपरिक तरीके से काम किया। उसका मानना था कि पारिवारिक जीवन की मजबूती सादगी और परंपरा में ही निहित है। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई और वह अपने पति राहुल के साथ शहर आ गई। राहुल का परिवार शहर के एक बड़े इलाके में रहता था। वह एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें आधुनिक विचारों और फैशन का बोलबाला था। सुजाता को शहर का वातावरण बहुत अलग और अजनबी सा लगा। शहर में लोग आधुनिक कपड़े पहनते, हर किसी की दिनचर्या तेज तर्रार होती और हर किसी के पास एक अलग तरह की जिंदगी होती थी। वह अक्सर सोचती, ये सब कैसे चलेगा? क्या मुझे भी इन सभी के जैसा बनना होगा? राहुल की बहन रचना पूरी तरह से एक फैशनेबल लड़की थी। रचना के पास हर तरह की पार्टी ड्रेस, ब्रांडेड जूतियां और चमकदार एक्सेसरीज थीं। रचना का स्टाइल, उसके पहनावे और उसकी हर गतिविधि में खुद को अलग दिखाने की आदत थी। वह जब भी पार्टी या किसी सामाजिक इवेंट में जाती, उसकी हर एक चहलकदमी पर लोग उसे गौर से देखते। वह खुद को पूरी तरह से शहरी जीवन में ढाल चुकी थी और हमेशा अपने कपड़े और लुक्स के साथ खेलती रहती थी। सुजाता और रचना का जीवन बहुत अलग था। सुजाता जहां सादगी और पारंपरिक जीवनशैली में विश्वास करती थी, वहीं रचना का जीवन पूरी तरह से फैशन और आधुनिकता से भरा हुआ था। हालांकि दोनों के बीच एक अच्छी समझ थी, लेकिन जब भी रचना सुजाता को अपने कपड़े और लुक्स के बारे में सलाह देती, तो सुजाता को हमेशा यह विचार आता कि क्या उसे भी अपने आप को बदलकर पूरी तरह से आधुनिक बन जाना चाहिए। क्या उसे अपने पारंपरिक जीवन को छोड़ देना चाहिए और रचना की तरह जीवन जीना चाहिए। एक दिन रचना ने सुजाता को पार्टी में बुलाया। ये पार्टी एक बड़े होटल में थी, जिसमें शहर के जाने माने लोग और रिश्तेदार आने वाले थे। ये पार्टी रचना के दोस्तों और परिचितों का एक खास आयोजन था। रचना ने सुजाता से कहा, दीदी आप भी पार्टी में आइए, लेकिन आपको पार्टी के लिए कुछ खास पहनने की जरूरत होगी। यहाँ हर कोई फैशनेबल कपड़े पहनता है और मुझे लगता है कि आपको भी कुछ नया पहनना चाहिए। सुजाता को ये सुनकर थोड़ी घबराहट हुई। उसे याद था कि गांव में हमेशा सादगी और संयम को तवज्जो दी जाती थी। शहर में जाकर यह सब कैसे हो सकता है, ये सोचते हुए वह चिंतित हो उठी। फिर रचना ने उसे समझाया, दीदी कोई बात नहीं, मैं आपको शॉपिंग पर ले जाती हूँ। आपको किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने से डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदेंगे जो आपको बिल्कुल नई पहचान देगी। अगले दिन रचना सुजाता को शॉपिंग मॉल लेकर गई। रचना ने उसे एक खूबसूरत नीले रंग की पार्टी ड्रेस दिखाई। ये ड्रेस न केवल शहरी फैशन के हिसाब से परफेक्ट थी, बल्कि उसमें वह आत्मविश्वास भी था जो सुजाता को चाहिए था। रचना ने कहा, देखिए दीदी, ये ड्रेस बिल्कुल आपके लिए बनी है। इस रंग में आपकी खूबसूरती और निखरेगी। सुजाता ने ड्रेस पहनी और पहली बार उसने खुद को एक अलग रूप में देखा। वह थोड़ी देर तक आईने में देखती रही, क्योंकि उसे यह बदलाव महसूस हो रहा था। क्या मैं सच में इस ड्रेस में ठीक लग रही हूँ? उसने सोचा। सुजाता को अपनी सादगी में ही सौंदर्य लगता था और अब उसे यह आधुनिक ड्रेस थोड़ी अजनबी सी लग रही थी। लेकिन रचना ने उसे हौसला दिया और कहा, आप इसमें बहुत सुंदर लग रही हो दीदी। आप बिल्कुल तैयार हो इस पार्टी के लिए। पार्टी के दिन सुजाता ने उस ड्रेस को पहना और जैसे ही वह पार्टी में पहुंची, उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींच लिया। उसका नया लुक देखकर लोग हैरान रह गए थे। उसकी नजाकत, उसके शर्मीलेपन और उसकी अदाओं में कुछ खास था जो पहले कभी नहीं था। लोग उसकी ड्रेस और स्टाइल की तारीफ कर रहे थे। रचना ने उसे देखा और कहा, देखा दीदी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। उस दिन सुजाता को महसूस हुआ कि सादगी और फैशन का मेल किसी भी रूप में हो सकता है। उसने समझा कि खुद को एक नए रूप में देखना भी जरूरी होता है, लेकिन बिना अपनी जड़ों को खोए हुए। उसे अब एहसास हुआ कि खुद को नए कपड़ों में और नए रूप में देखना भी आत्मविश्वास और पहचान के प्रतीक होते हैं। उसे यह समझ में आया कि हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है और हमें इसे पहचान कर उसे अपनाना चाहिए। इसके बाद सुजाता और रचना का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब वे एक दूसरे से न केवल फैशन के बारे में बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं पर भी बात करती थीं। रचना ने सुजाता से यह सीखा कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है।
जबकि सुजाता ने रचना से यह सीखा कि आधुनिकता और फैशन का मतलब अपनी पहचान को नए तरीके से प्रस्तुत करना होता है। दोनों ने एक दूसरे से यह सीखा कि हर किसी के पास अपनी पहचान होती है और हमें उसे अपनाते हुए खुलकर जीना चाहिए। सुजाता ने यह भी समझा कि अपने पहनावे के माध्यम से हम न केवल अपनी बाहरी सुंदरता को व्यक्त करते हैं, बल्कि हमारी आत्मा और आत्मविश्वास भी सामने आता है। शहर और गांव के बीच का अंतर अब सुजाता के लिए खत्म हो चुका था। वह जान गई थी कि दोनों का समन्वय ही जीवन को और सुंदर बनाता है। इस प्रकार सुजाता और रचना ने दोनों ही जीवन के अलग अलग पहलुओं से कुछ खास सीखा। और यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हमें अपनी जड़ों को बनाए रखते हुए नयापन और बदलाव को भी अपनाना चाहिए। जो भी हम पहने वो हमें आत्मविश्वास और सुंदरता का एहसास कराए, क्योंकि असली सुंदरता हमारी आत्मा से निकलती है, न कि केवल हमारे कपड़ों से। कंजूस सास की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बुजुर्ग सास कंती देवी, उनका बेटा सुरेश और बहू सुमित्रा रहते थे। कंती देवी की कंजूसी के कारण उनका परिवार लगातार परेशान रहता था। उनकी आदत थी कि हर खर्चे में कटौती करना और पैसे बचाना, चाहे वह कितना भी जरूरी क्यों न हो। सुमित्रा और सुरेश दोनों ही कंती देवी के इस स्वभाव से परेशान थे, लेकिन फिर भी वे उनके साथ रहकर संघर्ष कर रहे थे। कंती देवी का मानना था कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उनका यह मानना उनके परिवार के लिए कई समस्याओं का कारण बन गया था। कंती देवी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता था और उनके जीवन का हर दिन संघर्ष था। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने ये ठान लिया था कि वे कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी आदतों में बहुत कठोरता और अनुशासन रखा। उनके अनुसार पैसा बचाने से ही जीवन में सुख और आराम मिल सकता है। जब कंती देवी का विवाह हुआ और उनका परिवार बढ़ा तो भी उनकी यही सोच रही। उन्होंने अपने बेटे सुरेश को भी बचत करने की आदत डाली। सुरेश, जो एक मेहनती और समझदार लड़का था, ने शुरुआत में अपनी मां की कंजूसी को समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे महसूस हुआ कि उसकी मां का ये तरीका बहुत ही कठोर और अनुचित है। कंती देवी का हर काम पैसे के बारे में सोचकर करना कभी कभी तो परिवार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देता था। सुमित्रा, जो एक समझदार और परिश्रमी बहू थी, हमेशा कंती देवी का आदर करती थी। लेकिन कंती देवी की कंजूसी से सुमित्रा को निरंतर परेशानी होती थी। सुमित्रा को हमेशा ये लगता था कि जीवन में सुख और आनंद भी जरूरी है, लेकिन उसकी सास का व्यवहार उसे हमेशा यह एहसास दिलाता था कि पैसे की बचत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कंती देवी ने कभी भी सुमित्रा को घर में कुछ विशेष पकाने या अच्छे कपड़े खरीदने का मौका नहीं दिया। वे हमेशा ये कहती, हमारे पास जो है वही काफी है। एक दिन सुमित्रा ने घर के सभी सदस्यों के लिए एक खास भोजन बनाने का सोचा। उसका इरादा था कि वह परिवार के साथ मिलकर एक खुशहाल दिन बिताएगी और घर का माहौल खुशहाल बनाएगी। उसने कंती देवी से कुछ खर्चीली सामग्री खरीदने के लिए कहा ताकि वह कुछ नया और स्वादिष्ट बना सके। लेकिन कंती देवी ने तुरंत इसका विरोध किया। तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है सुमित्रा? हम क्या खर्च करने के लिए पैदा हुए हैं? कंती देवी ने ताना मारा। सुमित्रा को बहुत दुख हुआ। उसे यह समझ में आया कि उसकी सास का ये स्वभाव अब बदलने वाला नहीं है। कंती देवी की यह आदत न केवल सुमित्रा के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भी परेशानी का कारण बन चुकी थी। सुमित्रा और सुरेश का मनोबल टूटना। सुमित्रा और सुरेश दोनों ही कंती देवी के कंजूसी भरे स्वभाव से थक चुके थे। सुरेश, जो पहले अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर देता था, अब अधिक असहज होने लगा था। वह समझता था कि कंती देवी का ये तरीका शायद उनके बचपन की गरीबी का परिणाम है, लेकिन अब वही ये सोचने लगा था कि क्या यही तरीका हर समय सही है। सुमित्रा ने कई बार सुरेश से कहा कि उनकी मां को समझाना चाहिए, लेकिन सुरेश भी जानता था कि कंती देवी का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। उसने कई बार अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन कंती देवी ने कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था, पैसा बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही जीवन का उद्देश्य है। कंती देवी का आत्ममंथन और बदलाव। एक दिन कंती देवी के पुराने दोस्त गांव आए। ये दोस्त बहुत सालों बाद उनसे मिलने आए थे। कंती देवी ने इन दोस्तों को अपने घर बुलाया और उनके लिए भोजन तैयार किया। इस बार कंती देवी ने खाने में थोड़ा विशेष बदलाव किया था। दोस्तों के साथ बैठकर जब वे भोजन करने लगे तो कंती देवी ने देखा कि उनके दोस्त न केवल खाने का आनंद ले रहे थे, बल्कि वे जीवन को लेकर बहुत खुश थे। उनके दोस्त ने कहा, कंती, तुम्हारे पास जो है वह काफी है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने परिवार को खुश रखने के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि बचत के अलावा जीवन में और भी कुछ है?
कंती देवी की यह बात बहुत गहरे तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि शायद वह अपने परिवार के लिए वह सब कुछ नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें करना चाहिए था। अब तक उनकी कंजूसी ने उनके परिवार को खुशियों से वंचित कर रखा था। कंती देवी ने अपने पुराने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। वो ये समझ पाए कि जीवन में केवल पैसा ही नहीं बल्कि परिवार और उनके साथ बिताए गए अच्छे समय की भी अहमियत है। कंती देवी ने इस दिन से एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने सुमित्रा से कहा, बेटी, मुझे अब समझ में आया कि हम केवल पैसे की बचत से खुश नहीं रह सकते। हमें अपने परिवार के साथ खुशी से जीने का हक है। अब से हम जीवन को थोड़ा और आनंद से जीने की कोशिश करेंगे। हम खर्च करने के साथ साथ खुशी भी महसूस करेंगे। ये सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। अब कंती देवी ने घर में थोड़ा बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने घर के खाने में और पारिवारिक गतिविधियों में बदलाव किया। त्योहारों पर अच्छे कपड़े खरीदने का फैसला किया और परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। परिवार के सदस्य अब एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश रहते थे। कंती देवी और सुमित्रा के रिश्ते में भी अब बहुत सुधार आ गया था। पहले जहां दोनों के बीच हर छोटी बात पर तनाव होता था, अब दोनों मिलकर घर के कामों को अच्छे से संभालने लगी। कंती देवी ने सुमित्रा की मेहनत को समझा और उसकी सराहना की। साथ ही सुमित्रा ने भी अपनी सास की कंजूसी को समझने की कोशिश की और अब दोनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य बन गया था।